होली आने वाली थी। रोहन और मोहन, दो मनचले लड़के, होली की पार्टी का प्लान बना रहे थे। अरे मोहन, कुछ ही दिनों में होली आने वाली है, कुछ सोचा है क्या? पार्टी वार्टी करेंगे, मजे करेंगे? सही कह रहा भाई, होली की पार्टी में मजे तो आते हैं, लेकिन मेरे पास तो इस बार पैसे ही नहीं है। पिछली बार मेरे पिताजी को पता चल गया था और उन्होंने मुझे जूतों से मारा था। जूतों से मारा था? तू अभी भी जूतों से पिटता है? अरे वाह! अरे मुझे देख, किसी की हिम्मत नहीं है तेरे भाई को छू भी सके। तभी रोहन और मोहन का दोस्त नकुल भी वहाँ आ जाता है और रोहन की बात सुनकर बोलता है, बस कर रोहन, बस कर, कितना फेंकता है भाई। हम सबको पता है तेरे पिताजी तुझे कैसे कुत्तों की तरह पीटते हैं। जूतों, लातों और बेल्टों से पिटता है तू, और यहाँ बहादुर बन रहा है। ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सबके पिताजी ऐसे ही करते हैं। अब सबको चलना है या नहीं, सीधे सीधे बताओ। और रही पैसों की बात, वो मैं दे दूंगा। जब तुम दोनों के पास हो तो मुझे वापस कर देना। धीरे धीरे होली का दिन आ जाता है। रोहन, मोहन और नकुल सज धज कर एक फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर होली की पार्टी चल रही होती है। अरे वाह भाई वाह, क्या पार्टी है, क्या जगह है, मजा ही आ गया। क्या मस्त म्यूजिक बज रहा है। नकुल की बात सुनकर मोहन बोलता है, सही कह रहे हो नकुल, कितनी सुंदर लड़कियां भी हैं यहाँ पर, सच में मजा ही आ गया। तभी एक सुंदर सी लड़की मोहन के पास आती है और उसे इशारा करती है। मन चला मोहन भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है। ये देखकर रोहन बोलता है, अरे रुक जा मोहन, तुझे पता भी नहीं वो लड़की कौन है, तू उसके साथ चले जा रहा है। लेकिन मोहन रोहन की बात नहीं सुनता और लड़की के पीछे पीछे चल पड़ता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी पूरे फार्म हाउस में लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और मोहन के जोर से चीखने की आवाज आती है। चीख सुनकर रोहन कहता है, ये तो मोहन की आवाज है, क्या हुआ मोहन को? तभी वहाँ लाइट आ जाती है और लोग फिर से नाचने गाने लग जाते हैं। रोहन और नकुल मोहन को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से उन्होंने मोहन की चीख सुनी थी। मोहन की लाश वहाँ पड़ी होती है और उसके गले से खून बह रहा होता है। ये देखकर रोहन कहता है, ये तो मोहन की लाश है। मेरे प्यारे मोहन को किसने मारा और इसकी गर्दन से खून क्यों बह रहा है? रोहन, मुझे लगता है किसी ने मोहन की गर्दन के रास्ते से उसका खून पिया है और उस वजह से ये मर गया है। क्या बात कर रहा है नकुल, यहाँ कोई ड्रैकुला आया था जो कि मोहन का खून पिएगा? नकुल और रोहन बातें कर रहे होते हैं। उसी समय एक चौकीदार वहाँ आता है और हंसते हुए बोलता है, ये भी गया। तुम दोनों भी मरोगे। उस चुड़ैल की नजर तुम तीनों को लग चुकी है। इससे पहले कुछ और अनहोनी हो, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। चौकीदार की बात सुनकर नकुल और रोहन घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते नकुल रोहन से कहता है, रोहन, ये हम सब क्या कर रहे हैं? हमारे दोस्त मोहन को मार डाला किसी ने और हम उससे डरकर भाग रहे हैं। नकुल की बात सुनकर रोहन की हिम्मत बढ़ जाती है और वो रुक जाता है और बोलता है, सही कह रहे हो रोहन तुम, मैं डर गया था। हमें मोहन की मौत का बदला लेना चाहिए और अगर हम ऐसा नहीं करते तो लानत है हमारी दोस्ती पर। फिर नकुल और रोहन वापस फार्म हाउस की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें वही लड़की दिखती है। रोहन लपक कर लड़की को पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, कौन है तू लड़की? सच सच बता अपने बारे में, कौन है तू और मेरे दोस्त को क्यों मारा? रोहन को गुस्से में देख लड़की रोने लगती है और बोलती है, मेरा नाम सीमा है, मैंने आपके दोस्त को नहीं मारा, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? सीमा को रोते देख नकुल को दया आ जाती है और वो बोलता है, अरे राहुल, छोड़ दे बेचारी को, देख कैसे रो रही है। ये भला क्यों मारेगी मोहन को? छोड़ दे, जाने दे। नहीं राहुल, तू इसकी भोली शक्ल और बातों में मत आ। मुझे पक्का यकीन है हमारे दोस्त को मारने में इसी का हाथ है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। राहुल की बात सुनकर सीमा हंसने लगती है। तू मुझे मारेगा? तेरी जान ले लूंगी मैं। अरे जैसे तेरे मनचले दोस्त को मारा था ना, होली की भांग पीकर मेरे पीछे आ गया, तो मैं क्या करूं? राहुल गिरते ही बेहोश हो जाता है और सीमा नकुल की तरफ बढ़ने लगती है। नकुल डरते हुए पीछे हटने लगता है। कौन हो तुम और हमें क्यों मारना चाह रही हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। लेकिन सीमा कुछ नहीं बोलती और नकुल की तरफ बढ़ती रहती है। तभी सीमा का चेहरा बिगड़ने लगता है और वो एक चुड़ैल बन आज तो मेरे पास 2 शिकार हैं, मैं तुम दोनों का खून पीऊंगी। लेकिन तभी वहाँ चौकीदार आ जाता है, जिसने नकुल और रोहन को भागने को कहा था। चौकीदार को देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और बोलती है,
तू बुढ़े यहाँ फिर आ गया। जब भी मैं शिकार करने लगती हूँ तू वहाँ पहुँचकर मेरा शिकार भगा देता है। एक दिन तुझे ही मार डालूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। यूं चुड़ैल को भागता देख नकुल चौकीदार से पूछता है, बाबा आप कौन है और ये चुड़ैल आपसे इतना क्यों डरती है? इस चुड़ैल ने मेरी बेटी सीमा के शरीर के ऊपर कब्जा कर रखा है। वो सीमा के भेष में लड़कों को फंसाती है और फिर उन्हें मार डालती है। मेरी बेटी सीमा जो कि इतनी भोली है वो खूनी बन गई है। आप रोइए मत बाबा जी, इसमें भला सीमा की क्या गलती है? लेकिन आपने सीमा को बचाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं? मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने किया मेरे बच्चों। जिस भी तांत्रिक से बात की उसने मुझे कहा कि अगर मैं उस चुड़ैल को सीमा के शरीर से निकालने की कोशिश करूंगा तो सीमा की जान को खतरा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाता। बाबा आपने अपनी बेटी की तो जान तो बचा ली, लेकिन इतने लोग जो उस चुड़ैल के हाथों मरे वो भी तो किसी के बच्चे थे। मेरा दोस्त भी आपकी वजह से ही मारा गया। इन सब लोगों की मौत के जिम्मेदार आप भी हैं। तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा। मैं अब उस चुड़ैल को मार डालूंगा, फिर चाहे मेरी बेटी सीमा ही क्यों ना मर जाए। फिर नकुल, रोहन और चौकीदार एक बाबा के पास जाते हैं। बाबा उन तीनों की बात सुनकर ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। उनको ऐसे देखकर रोहन बोलता है, अरे ये बाबा तो अपनी ही दुनिया में खो गए हैं। लगता है इनके बस की बात नहीं है। मुझे लगता है हमें किसी और बाबा को ढूंढना चाहिए। अरे भाई तू चुप रहने का क्या लेगा? तुझे पता भी है इन बाबा के बारे में, ये सबसे अच्छे और सच्चे बाबा हैं। बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और जैसे ही बाबा की आंखें खुलती हैं वहाँ वहीं चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, तो तुम तीनों इस बुढ़े से मदद लेने आए हो। ये बुढ़ा भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तुम सबकी मौत पक्की है, पक्की। चुड़ैल तूने इस बच्ची के शरीर पर कब्जा कर रखा है और मनमानी कर रही है। तुझे मैं अब ऐसा नहीं करने दूंगा। आज की रात तेरी आखिरी रात होगी, समझी? बाबा के बोलने से चुड़ैल और गुस्से में आ जाती है और रोहन के ऊपर हमला कर देती है। अरे बाबा बचा लो, लगता है आप मुझे मरवा कर ही दम लोगे। रोहन को फंसा हुआ देखकर नकुल चुड़ैल को मारने लगता है, लेकिन चुड़ैल उसे भी गर्दन से पकड़ लेती है। तुम जैसे इंसानों के बस का नहीं है मुझसे लड़ पाना। आज तुम सबको मार दूंगी मैं एक साथ। लेकिन तभी बाबा अपने एक त्रिशूल लाते हैं और चुड़ैल की छाती में गाड़ देते हैं। चुड़ैल नीचे गिर जाती है और तड़पने लगती है। वाह, ये क्या बुड्ढे, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या मार दिया तूने मुझे? चुड़ैल, ये भगवान शंकर के मंदिर का पवित्र त्रिशूल है, तू नहीं बचेगी, समझी? भगवान शिव के आगे तो किसी भी भूत प्रेत की नहीं चलती। इस त्रिशूल के लगते ही तू मर जाएगी। बाबा के कहते ही चुड़ैल जलने लग जाती है। ये देख चौकीदार रोने लगता है और बोलता है, मेरी बेटी भी जल जाएगी, उसका क्या कसूर है इन सब में? हो सके तो उसे बचा लो। आपको मेरी जान चाहिए तो ले लो। चौकीदार की बात सुनकर बाबा हंसने लगते हैं और तभी आग में से सीमा बाहर आती है। बाबा बोलते हैं, लगता है तुम सबने भगवान भोले के चमत्कार को समझा ही नहीं। अरे वो तो दयालु है, किसी भी बेगुनाह को कभी भी कोई विपत्ति नहीं आ सकती। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। मेरी बेटी मुझे मिल गई, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी होली थी। शिमला के एक कॉलेज में सीमा और छाया नाम की दो सहेलियां पढ़ती थी। सीमा बड़ी ही सीधी सादी लड़की थी और पढ़ने में बड़ी ही होशियार, पर छाया बहुत ही मॉडर्न और अमीर घर से थी। दोनों जैसी भी थी, पर उनकी दोस्ती पक्की थी। एक दिन छाया अपनी स्कूटी से घर जा रही होती है तो रास्ते में उसकी स्कूटी एक लड़के से टकरा जाती है। वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। किसने मेरी स्कूटी ठोकी है? बाहर निकलो, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। जी जी जी, मुझे माफ कर दो। वो मैं ना थोड़ा जल्दी में था। अभी मेरी माँ का फोन आया था कि जल्दी घर आ जा, तो बस उसी चक्कर में मुझसे ऐसा हो गया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। छाया राहुल को देखती रह जाती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। वो मन ही मन उसी वक्त उस लड़के को पसंद करने लगती है। ठीक है, आप जा सकते हो। राहुल वहाँ से निकल जाता है और सीधे अपने घर पहुँचता है। क्या हुआ माँ, आपने क्यों मुझे इतना जल्दी बुलाया? बताओ क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस हमें अभी एक लड़की देखने जाना है, इसलिए मैंने तुझे जल्दी जल्दी में बुला लिया। क्या माँ, आप भी ना, फोन पर आपने मुझे डरा दिया। राहुल और उसके माँ बाप लड़की देखने जाते हैं।
लड़की चाय लेकर बाहर आती है। उसे देखते ही राहुल की माँ उसे पसंद कर लेती है। राहुल तो इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि ये उसी लड़की की पक्की सहेली है जिसकी स्कूटी उसने थोड़ी देर पहले ही ठोकी थी। अब दोनों परिवार आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। सीमा और राहुल इस बात से काफी खुश होते हैं। अगले दिन सीमा खुशी खुशी कॉलेज जाती है और ये बात छाया को बताने के लिए बेसब्र हो रही होती है। पता है कल कॉलेज के बाद मेरे साथ क्या हुआ? कल का दिन तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। पर पहले तू बता क्या हुआ? कल घर जाते वक्त किसी लड़के ने मेरी स्कूटी ठोक दी। लड़का बड़ा ही अच्छा था, दिखने में इतना सुंदर कि क्या बताऊं। बेचारा मुझे बार बार सॉरी बोल रहा था। मैं तो उसे उसी वक्त से पसंद करने लगी हूँ। अच्छा ये छोड़, अब तू बता कि तेरा दिन इतना अच्छा कैसे हो गया? क्योंकि कल अचानक मेरे घर रिश्ते वाले आ गए थे। उन्होंने तो कल ही मेरा रिश्ता भी पक्का कर दिया और बस अगले महीने मेरी शादी है। क्या बात कर रही है सीमा? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। पर पहले मुझे होने वाले जीजा जी की फोटो दिखा। वो तो घर पर रह गई, पर कल मैं पक्का ले आऊंगी। ठीक है, पर भूलना मत, अब तेरी शादी हो रही है तो सोच रही हूँ मैं भी शादी कर ही लूं। उसी गाड़ी वाले से क्यों नहीं कर लेती? तुझे तो वैसे भी ऐसा ही लड़का चाहिए था ना। क्या सीमा, तू भी ना। सीमा को समझ आ जाता है कि कहीं न कहीं छाया उस गाड़ी वाले लड़के को पसंद करने लगी है, पर उसे ये नहीं पता होता कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका होने वाला पति राहुल ही है। छाया कॉलेज के बाद जब घर जाती है तो उसकी स्कूटी लेकर राहुल उसके घर पहुंच जाता है। छाया राहुल को देखकर बड़ी खुश होने लगती है। अच्छे से देख लो, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई इसमें? नहीं। अच्छा आप आओ ना, अंदर बैठो। नहीं, मुझे जाना है। मैं तो बस ये स्कूटी देने आया था। राहुल वहाँ से चला जाता है, पर छाया के दिमाग में राहुल ही घूमता रहता है। अगले दिन जब सीमा कॉलेज आती है और छाया को अपने होने वाले पति राहुल की फोटो दिखाती है तो छाया फोटो देखकर चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो करे तो क्या करे। क्या हुआ छाया, तुम चुप क्यों हो? राहुल अच्छा नहीं लगा क्या? राहुल? अच्छा, तो इसका नाम राहुल है। ये तो दिखने में बहुत ही सुंदर और अमीर लग रहा है। मतलब आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। तो इसने हाँ कैसे कर दी? बस मैं क्या ही बताऊं तुझे, इन लोगों की कोई डिमांड ही नहीं है। शायद ये मेरी किस्मत ही इतनी अच्छी है। छाया अब सीमा से जलने लगती है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि सीमा की शादी राहुल से हो रही है। राहुल जैसा लड़का तो उसे चाहिए था। उसकी दोस्ती पल भर में दुश्मनी में बदल जाती है। उस दिन से ही छाया सीमा से काफी अलग अलग रहने लगती है। सीमा को समझ ही नहीं आ रहा होता कि छाया उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। फिर एक दिन राहुल कॉलेज के बाहर गाड़ी लेकर सीमा से मिलने आता है। वो उसके लिए चॉकलेट, स्टेडी और फूल लेकर आता है। थैंक यू, आप मेरे लिए ये सब लाए। अच्छा रुको, मैं आपको अपनी पक्की सहेली छाया से मिलवाती हूँ। वो अभी यहीं थी। सीमा छाया को बाहर लेकर आती है तो राहुल और छाया एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। अच्छा, तो ये आपकी दोस्त है? इनसे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। अच्छा, पर ये बात मुझे छाया ने तो कभी नहीं बताई। ओह अरे, वो मैं बताना भूल गई थी। उस दिन जो गाड़ी से मेरी स्कूटी ठुक गई थी वो इनकी ही गाड़ी थी। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और अभी सब मिलकर घूमने चलते हैं। सब साथ घूमने जाते हैं। राहुल सीमा का जैसे ध्यान रखता है, छाया को बहुत जलन होती है। इधर सीमा को भी सब समझ आ जाता है। कुछ देर बाद सब एक पहाड़ी वाली जगह पर घूमने जाते। राहुल सबके लिए कुछ खाने को लेने जाता है। तभी सीमा छाया से बोलती है, सच सच बता कि क्या तू अभी भी राहुल को पसंद करती है? मेरी उससे शादी हो रही है फिर भी? हाँ मैं करती हूँ, और राहुल से मेरी ही शादी होगी, तेरी नहीं। मैं तेरी शादी कभी उससे होने ही नहीं दूंगी, समझी? सीमा और छाया की इस बात पर काफी बहस होती है। सीमा छाया को बहुत समझाती है, पर छाया तो कुछ भी सुनने को राजी ही नहीं होती और गुस्से में आकर सीमा को पहाड़ी से धक्का दे देती है। सीमा चिल्लाती हुई नीचे खाई में जाकर गिर जाती है। आवाज सुनकर राहुल दौड़ता हुआ आता है। वो सीमा का पैर फिसल गया और जाने कैसे वो नीचे गिर गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सीमा तुम मर नहीं सकती। सीमा की मौत के बाद से सबको सदमा लग जाता है। 2 दिन बाद शादी होती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या होगा। बस उसी वक्त छाया आकर सबके दिमाग में अपनी शादी की बात भर देती है और सब राहुल की शादी छाया से करने को तैयार हो जाते हैं। सीमा मरकर एक चुड़ैल बन जाती है और वहीं खड़ी सब सुन रही होती है। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। इस छाया की वजह से मैं मर गई। अब मैं इसकी वजह से राहुल की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। 2 दिन बाद शादी का दिन आ जाता है।
राहुल की बारात घर से निकलने को तैयार हो जाती है। राहुल घोड़ी पर बैठकर जाता है और बारात निकल पड़ती है। सीमा भी चुड़ैल बनकर राहुल के पीछे घोड़ी पर बैठ जाती है। चुड़ैल किसी को भी नहीं दिख रही होती और सब मस्त नाचते गाते बारात में मजे कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में जब बारात छाया के घर पहुंचती है और छाया छज्जे से राहुल को देखने आती है तो उसे वो चुड़ैल साफ साफ दिखती है। चुड़ैल, ये चुड़ैल राहुल के साथ क्या कर रही है? कौन सी चुड़ैल छाया? क्या बोली जा रही है? चुड़ैल तो बस छाया को ही दिख रही होती है और किसी को नहीं। चुड़ैल अपना मुंह ऊपर करती है और छाया की तरफ देखकर मुस्कुराती है। उसके बाद वो उसे अपने पास आने का इशारा करती है। आजा छाया, आजा, मैं तुझे ही लेने आई हूँ। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, ये सब मेरे मन का वहम है और कुछ नहीं। छाया जल्दी से अंदर भाग जाती है। उसे लगता है कि वो सब उसका वहम था। अब उसे कोई चुड़ैल दोबारा दिखाई नहीं देगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब छाया को शादी के लिए मंडप पर बुलाया जाता है तब भी वो चुड़ैल राहुल के साथ ही होती है। राहुल, वो चुड़ैल तुम्हारे पास ही खड़ी है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बस तुझे दिखाई दूंगी क्योंकि मेरी मौत की जिम्मेदार तू है छाया, तू। मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राहुल, ये तो सीमा है, ये मुझे मारने आई है। राहुल मुझे बचा लो राहुल। आसपास के सब लोग ये देखकर बड़े ही हैरान होते हैं कि छाया ये सब क्या हरकतें कर रही है। सीमा के घर वाले भी वहीं होते हैं जिन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। ये छाया क्या बोले जा रही है? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हमारी सीमा चुड़ैल बनकर इसे क्यों मारेगी? इसने ऐसा क्या किया है उसके साथ? भगवान जाने ये क्या हो रहा है। चुड़ैल छाया की तरफ बढ़ने लगती है। छाया डरी हुई यहाँ वहाँ भागने लगती है। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती सीमा, तुम जाओ यहाँ से। चुपचाप से मेरी और राहुल की शादी होने दो। मेरे और राहुल के बीच मत आओ। बीच तो तुम आई थी हम दोनों के, और अब तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और तुमने मुझे मार डाला, ये बात भी मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। मैंने नहीं मारा, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था इसलिए मैंने धक्का दिया। ये तुम क्या बोल रही हो छाया? तुमने सीमा को पहाड़ी से धक्का दिया था? नहीं, वो नहीं राहुल, वो मैं ये बोल रही हूँ। चुप हो जाओ बिल्कुल। तुमने खुद बोला है कि तुमने सीमा को धक्का दिया। सीमा तुम कहाँ हो? एक बार मेरे सामने आओ, मुझे बताओ कि सच क्या है। सीमा अब सबके सामने आ जाती है। वो चुड़ैल के रूप में राहुल के सामने खड़ी रो रही होती है और राहुल को सब सच बता देती है। राहुल और बाकी सबको छाया का सच पता चल जाता है कि कैसे उसने सीमा को शादी के लिए मार डाला। राहुल उसी वक्त छाया से शादी करने से मना कर देता है। मैं तब तक शादी नहीं करूंगा सीमा जब तक तुम नहीं चाहोगी। मैं ये शादी भी बस परिवार की खुशी के लिए कर रहा था। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब छाया की हरकत पर थू थू कर रहे होते हैं और धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। राहुल भी वहां से चला जाता है और छाया अकेली एक कोने में पड़ी अपने किए की सजा भुगत रही होती।